नमस्कार साथियों, मैं आशीष मोहन स्वागत करता हूँ आपका। और कल मैंने बताया था कि आज जो क्लास चलेगी वो मौर्य वंश से चलेगी, यानी कि मौर्य साम्राज्य से चलेगी। कल हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? आपका अ, महापद्मनंद तक पढ़ चुके थे। ठीक है, महाजनपद चल रहा है। अगर कोई न्यू है जो इसको वीडियो को देख रहा है, तो ये महाजनपद मगध साम्राज्य से चल रहा है, जिसमें हमने हर्यक वंश और इसमें आपका शिशुनाग वंश और नंद वंश पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब हमारा चलेगा आज से मौर्य वंश। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। और अगर आप कोई भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रश्न यहाँ से बनना लाजमी है। यहाँ से पढ़ो मौर्य वंश, इधर उधर का बिल्कुल नहीं होगा, जो होगा आपके लिए एकदम सटीक होगा। ओके, कंटिन्यू करेंगे। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? जो इसके संस्थापक थे वो कौन थे? कल बता चुका था इसके बारे में भी थोड़ा सा, लेकिन यहाँ देख लो। इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य जी। इनको कौन लाया था, या इनको राजा बनाने के लिए किसने जो है प्रोत्साहित किया था? वो क्या था? आचार्य चाणक्य ने। किस लिए? क्योंकि वो चाहते थे कि नंद वंश का जो है सर्वनाश हो। कल बता चुका था इस बात को भी। और इसीलिए उन्होंने किसको एक राजा बनाने के लिए किसको मतलब चुना? वो चुना चंद्रगुप्त मौर्य को। क्या चंद्रगुप्त मौर्य मतलब पहले से भी राजघराने से थे? हाँ, पहले से राजघराने से थे। जो इनके पिता थे वो महाराज थे, महाराजा चंद्रवर्धन। ये इनके पिता थे। और इन्हीं मतलब यहाँ से ही इनको यहाँ से आचार्य चाणक्य लाए। किस लिए इन्होंने इनको चुना? क्योंकि इनकी बुद्धि को उन्होंने देखा था, बुद्धि को इन्होंने समझा, देखा था कि वो बच्चों के जो है निर्णय लेने में कितनी कुशलता दिखा रहे हैं। इसलिए उनको इन्होंने चुना कि मैं इसको लेके जाऊंगा, राजा बनाऊंगा और इस नंद वंश का जो है सर्वनाश कर दूंगा। क्योंकि उन्होंने अपने आप में कसम खाई थी ना कि जब तक मैं इस नंद वंश का सर्वनाश होता अपने आंखों से नहीं देख लूंगा, मैं अपनी जो है चोटी को नहीं बांधूंगा। तो वही नंद वंश का नाश कराने के लिए किसको लाए थे? ये चंद्रवर्धन के पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य को। इनकी राजधानी क्या बनाई इन्होंने? राजधानी राजधानी थी इनकी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र थी। इनके प्रधानमंत्री कौन थे? इनके प्रधानमंत्री थे आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य इनके प्रधानमंत्री रहे। जिनके अन्य नाम, किनके? आचार्य चाणक्य के अन्य नाम क्या क्या हैं? अन्य नाम है विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, और दूसरा नाम था इनका कौटिल्य। दूसरा है इनका कौटिल्य, इनका दूसरा नाम है। आचार्य चाणक्य की एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा जो नया बच्चा है उसको कंफ्यूजन होगा कि अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की कोई बुक थी, नहीं। ये अर्थशास्त्र बुक का नाम था। और अर्थशास्त्र का जो सारा संबंध था वो एक राजनीति से था। किससे था? एक राजनीति व्यवस्था इसमें सारी लिखी हुई थी। किसने लिखी थी? ये विष्णुगुप्त ने लिखी थी, यानी कि आचार्य चाणक्य ने लिखी थी। इसमें जो है आपके कितने श्लोक लिखे गए हैं? लगभग 6000 श्लोक हैं। 6000 श्लोक इसके अंदर है। किसके अंदर है? अर्थशास्त्र के अंदर। अर्थशास्त्र के अंदर 6000 श्लोक हैं। आगे देखिए इसमें, देखिए जो चंद्रगुप्त थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे,
ऐसा तो नहीं था कि वही वो पूरा 185 ईसा पूर्व तक रहे, नहीं रहे। तो उनका जो मतलब जो उन्होंने जो मगध पे शासन किया था, मगध पे जो शासन किया था वो कब किया था? 321 से किया था। और कब तक रहे थे? कब तक रहे थे? 298 ईसा पूर्व तक रहे। कहाँ तक रहे? 298 ईसा पूर्व तक रहे। क्योंकि ये क्या ना वापस चलता है, प्रीवियस चलता है ना, उल्टा चलता है, तो इसीलिए कब तक रहे? यानी कि 21 वर्ष वो, और तो वो लगभग 23 वर्ष रहे। उसके बाद कौन आए? इनके पुत्र आए, है ना, इनके पुत्र आए बिंदुसार, उस उनके बाद सम्राट अशोक आए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल इतना रहा। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व। 345 ईसा पूर्व इनका जो है जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 298 ईसा पूर्व में मानी गई। ठीक है, क्योंकि इनके बारे में नौ नौ ग्रंथ तो जैन धर्म के और 9 ही ग्रंथ किसके? बौद्ध धर्म के लिखे हुए हैं। और ना जाने मतलब 13 से 14 किताब जो है अलग अलग जो है लेखकों ने लिखी है। तो उसमें यही माना है कि वो 298 ईसा पूर्व में कहाँ चले गए थे? श्रवणबेला में चले गए थे। श्रवणबेला मतलब एक गुफा थी मैसूर कर्नाटक में, वहां पर चले गए थे। और वहीं मतलब अपना जो राजपाट था वो किसको मतलब सौंप के चले गए थे? बिंदुसार को सौंप के चले गए थे। और तभी से जो है इनकी मृत्यु। तो बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि वो नहीं, वो भैया यहाँ नहीं मरे, मतलब वो और 10-12 साल उसमें उन्होंने मतलब तपस्या करी, ये करी, तो सबकी अलग अलग है। लेकिन अभी तक जो है यही माना गया है, अलग अलग इतिहासकारों का भी यही रहा है कि उनकी जो मृत्यु हुई है 298 ईसा पूर्व हुई है। ठीक है, तो उनकी आयु कितनी रही होगी? देखो 45 और 2 47, लगभग 47 वर्ष की आयु, कुल 47 वर्ष तक जिए चंद्रगुप्त मौर्य। मगध में शासक कब बने? 321, 321 ईसा पूर्व बने। मगध में राजा कब बने? मगध में कब आए? 321 ईसा पूर्व आए। किसको मारा था? महापद्म नंद को। महापद्म नंद की हत्या की, हत्या करी। ठीक है, और इन्हीं की पुत्री थी, इन्हीं की पुत्री थी, इन्हीं की पुत्री थी, उसका नाम था दूरधरा। क्या नाम था? इन्हीं की पुत्री थी दूरधरा से विवाह किया। इन्हीं की पुत्री से, किसकी से? जो नंद वंश के जो अंतिम शासक थे महापद्म नंद, उन्हीं की पुत्री से जो है विवाह किया था। आगे देखिए, इसमें 20 वर्ष की आयु में, 20 वर्ष की आयु थी जब इन्होंने जो है हत्या की थी। किसकी? घनानंद की। थोड़ा सा घनानंद की, घनानंद की हत्या की। और इसी की बहन थी, घनानंद की ही बहन थी दूरधरा, दूरदराज से विवाह किया, विवाह किया। ठीक है, तो इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था दूरधरा। किसकी पत्नी का नाम था?
चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम था। क्या नाम था? दूरधरा नाम था। आगे इसमें कंटिन्यू। देखो 305 ईसा पूर्व में उनका युद्ध होता है किससे? एल्यूबस से, निकेटर से युद्ध जीता। कब जीता? निकेटर से। ठीक है, ये इनका मतलब माना जाता है कि अंतिम युद्ध था, जो कि इनकी आयु 40 वर्ष की थी। निकेटर से युद्ध किया। निकेटर कहाँ का था? ये ग्रीस का जो है राजकुमार था। ग्रीस का राजकुमार था। ग्रीस का राजकुमार था। और इसने क्या किया कि इसने अब फिर मतलब युद्ध में हो जाता है ना कि भाई उसने लगा कि अब मैं तो हार गया, तो उसने क्या प्रस्ताव दिया? उसने अपनी बेटी, जो निकेटर की जो बेटी थी, उसका नाम था हेलेना। बेटी हेलेना का विवाह किसके साथ किया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया, से की। ठीक है, ये इनकी दूसरी पत्नी थी। यही इनकी क्या थी? दूसरी दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी कौन थी उनकी? दुर्धरा किसकी थी? महापद्म नंद की बेटी थी, यानी कि घनानंद की बहन से इन्होंने पहला विवाह किया। दूसरा विवाह किससे किया था? हेलेना से किया था। 305 ईसा पूर्व में किससे हुआ था? ग्रीस के राजकुमार थे निकेटर एल्यूबस इनका पूरा नाम था, उसके साथ इन्होंने जो है शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी थी अपनी बेटी की। और इनकी मतलब अलग अलग जो है पुस्तकों में भी बातें जो है कहीं ना कहीं लिखी हुई हैं। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में जूनागढ़ अभिलेख सबसे इंपॉर्टेंट है। जूनागढ़ अभिलेख पहली ऐसी अभिलेख है जो किस में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। किस में है? संस्कृत भाषा में। किस में लिखी हुई है जी? संस्कृत भाषा में लिखी हुई है जूनागढ़ अभिलेख। और इसको किसने मतलब जारी करा था? रुद्र दामन ने। इसको किसने? रुद्र दामन ने जारी किया इस अभिलेख को जारी किया था। और इसी के सुदर्शन यानी कि सौराष्ट्र का वर्णन मिलता है। इसी से जूनागढ़ अभिलेख से ही किसका? सौराष्ट्र का। सौराष्ट्र इसको पूर्व में बोलते थे सुदर्शन। सुदर्शन का परिणाम मिलता है। परिणाम मिलता है। ठीक है, सुदर्शन का परिणाम मिलता है, सौराष्ट्र सुदर्शन का। और सुदर्शन एक क्या है? झील भी है। सुदर्शन एक झील भी है। सुदर्शन एक जो है क्या है? झील भी रही है। और इसी का परिणाम कहां से मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख से। संस्कृत में पहला ऐसा अभिलेख है। ओहो, आगे इसमें लिखेंगे इसमें धर्म की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी था। दीक्षा किससे ली थी इसने जैन धर्म की? भद्रबाहु से। भद्र बाहु से इसने क्या ली थी? जैन धर्म की जो है दीक्षा ली थी। और इसने जो है अपना फिर दीक्षा लेने के बाद क्या किया कि सारा साम्राज्य
सारा साम्राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया और कहाँ चले गए? ये चले गए जी श्रवण बेला। कहाँ चले गए ये जी श्रवण बेला गोला चले गए, जो कि कहाँ पर है? श्रवण बेला गोला एक गुफा है, वहां चले गए। ये है जी मैसूर कर्नाटक में, वहां पर ये जो है चले गए। ठीक है। और श्रवण बेला कहाँ है? ये है आपका चंद्रगिरी की पहाड़ियों में। ठीक है। ये कब की बात है? ये 298 ईसा पूर्व की बात है, जब उन्होंने अपना जो है राजपाट किसको मतलब सौंप दिया? अपने पुत्र को सौंप दिया। और कहाँ चले गए ये चले गए जी श्रवणबेला चंद्रगिरी पहाड़ियों में। एक इसमें इंपोर्टेंट लिख लेना, थोड़ी सी एक बात अलग से नीचे ही लिख लेना कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी ना, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को क्या कहा था? डाकुओं का गिरोह किसने कहा? ठीक है। यानी कि चंद्रगुप्त की जो सेना थी उसको डाकुओं का गिरोह बोल दिया, क्योंकि बहुत मजबूत सेना रही। और किसने कहा था? ये कहा था जी आपका जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी, उनकी जो पूरे एकदम भरपूर शासन काल में, उसको क्या कहा कि ये तो एक डाकुओं का गिरोह है। क्या कहा था? कि भैया ये तो एक डाकुओं का ग्रोह है। ठीक है। आगे इसमें मौर्य साम्राज्य में अब पढ़ेंगे इसमें बिंदुसार। क्या पढ़ेंगे इसमें अब? बिंदुसार। अब इसमें पढ़ेंगे हम बिंदुसार। तो बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। बिंदुसार कब राजा बना था? ये बना था जी 298 ईसा पूर्व। कब बना? 298 ईसा पूर्व में राजा बना। किसने बनाया था इसको? ही इसके पिता चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया। ठीक है। और वो कहाँ चले गए थे? श्रवणबेला गोला एक गुफा में चले गए थे, जहां उन्होंने अपना देह त्याग किया। कब तक रहे? ये 273 ईसा पूर्व तक रहे। 273 ईसा पूर्व तक रहे। ठीक है। इनके इनके शासन काल में जो तक्षशिला है, ठीक है,
तक्षशिला है जो सिंधु और झेलम दोनों नदी के बीच का जो जो मतलब क्षेत्र था, जिसको मैंने कल भी आपको बताया था कि रावलपिंडी जो क्षेत्र है वहां पर तक्षशिला थी। वहां पर क्या था, अब उथल पुथल होना शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि चाणक्य कहां पर आ गए थे, अब चाणक्य आ गए थे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मगध में, वहीं पे तो राजपाट करा रहे थे, वहीं के तो प्रधानमंत्री बने, और बिंदुसार के समय में भी वही थे। तो अब उथल पुथल हो गई, तो इन्होंने जो है अपने मतलब इनके शासन काल में तक्षशिला में जो है ज्यादा मतलब उथल पुथल होने लगी, तो इन्होंने अपने बड़े पुत्र, इनके दो पुत्र थे सुसीम और अशोक, तो इन्होंने अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा। कहाँ भेजा था? तक्षशिला में, कि भाई तुम जाओ और इस अभियान को जो है सफलतापूर्वक जो हासिल करो। अभियान ये था कि वहां शांति बना के आने की, लेकिन सुसीम असफल रहे थे। फिर उसके बाद कौन भेजा गया? अशोक को भेजा गया था, और अशोक ने वहां जो है सफलता प्राप्त करी, मतलब जो भी उपद्रवी था उसको खलास कर दिया। और फिर वहीं से अशोक का जो है काफी जो नाम है वो उठने लगा था, कि भैया मगध का एक मतलब राजकुमार है, उसका नाम अशोक है। तो इसीलिए बिंदुसार ने क्या भेजा कि इनके समय में तक्षशिला तक्षशिला की अशांति के लिए, अशांति अशांति को रोकने, ऐसे लिखेंगे, अशांति को रोकने के लिए अपने पुत्र बड़े पुत्र लिखेंगे, अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा, सुसीम को भेजा। तो सुसीम को भेजा, तो सुसीम क्या रहा? असफल रहा। फिर किसको भेजा? फिर भेजा अशोक को। अशोक क्या रहा? ये सफल रहा, ये सफल रहा। ठीक है। और वायु, सॉरी, इसके समय प्रधानमंत्री कौन थे? इनके समय प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री भी कौन थे? चाणक्य ही थे, यानी कि कौटिल्य ही थे। ठीक है। वायु पुराण में इनको क्या बोला गया है? भद्रसार बोला गया है। ऐसी बात नहीं, बस ऐसी नॉर्मल ऐसी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि इनको जो है वायु पुराण में भद्रसार बोला गया है। इनके बाद कौन आया? इनके बाद कौन आया? इनके बाद आए जी अशोक सम्राट, बिंदुसार के बाद। मौर्य साम्राज्य में सबसे बड़ा, या मैं कह दूं कि उसको एक विश्व स्तरीय पहुंचाने वाला जो शासक था वो कौन थे? वो अशोक सम्राट थे। ठीक है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसने रखी? अशोक ने रखी थी। किसने रखी? अशोक ने। देखेंगे इसमें अशोक, देखिए, तो अशोक कब रहे? भाई अपने पिताजी के बाद में तो वही तो आएंगे। ठीक है। तो इनके पिताजी कब तक रहे? 273 तक रहे। बीच में 5 वर्ष कौन रह गया? सॉरी, 4 वर्ष रह गए थे इनके भाई सुसीम। अब ये आते हैं 269 ईसा पूर्व। देख लेना, अलग अलग किताब में जो है अलग अलग लिखा हुआ है, किसी में 270 ईसा पूर्व भी दे दिया है। आप देख लेना एक बार। 232 ईसा पूर्व तक अशोक सम्राट रहे। कहाँ रहे? ये रहे जी मगध में रहे, मगध की गद्दी पर रहे। तो पिता कौन थे इनके? इनके पिता कौन थे? तो इनके जो पिता थे वो थे बिंदुसार। बिंदुसार थे। बिंदुसार थे। अशोक की उधारी मतलब उपाधि जो थी, इनको उपाधि मिली थी, इनको एक उपाधि मिली थी। उपाधि का नाम था देवन प्रिय। देवन प्रिय नाम की इनको एक सबसे शुरू में उपाधि मिली थी। इसको पूर्ण तरीके से बोला जाता है प्रियदर्शी, यानी कि ये प्रिय होने लगे थे, चहेते बनने लगे थे। तो इसलिए इनको शुरू में ही एक उपाधि दे दी गई थी, प्रियदर्शी की उपाधि दे दी गई थी।
इनका जन्म कब हुआ था, जन्म लिखेंगे, जन्म हुआ इनका 304 ईसा पूर्व, 304 ईसा पूर्व में। और इनके अन्य नाम इनके अन्य नाम थे देवनाम और प्रियदर्शी। देवनाम ही इनका अन्य नाम ज्यादा रहा। अभिलेख इन्होंने अलग अलग बनाई, अभिलेख की अलग भी एक क्लास थोड़ी सी ले लेंगे, है ना। तो सबसे पहले कौन सी थी, मास्की। मास्की अभिलेख कहाँ पर है, ये है आपकी कर्नाटक में। दूसरी थी गुर्जरा, ये गुर्जर नहीं है, गुर्जरा है, ये आपकी है एमपी में। गुर्जरा जो है ये है आपकी एमपी में। तीसरी थी आपकी नेटद्वार, ये भी कहाँ है, कर्नाटक में। कर्नाटक में दो बनवाई थी, नेटवर्क, ये थी आपकी कर्नाटक में। ये कुछ प्रमुख थी। एक थी इसकी भ्रव अभिलेख, ये राजस्थान में है। और इसी शिलालेख से, जो भ्रव अभिलेख है, इसी शिलालेख से पता चला है कि जो भ्रव शिलालेख है कि स्वयं को मगध का सम्राट बताया। इसी से पता चलता है कि स्वयं को मगध का सम्राट बताया। किसने बताया था, अशोक ने अपने आप को। किसमें, भ्रव अभिलेख में बताया है। भ्रव अभिलेख में यही बात बताई है कि भैया मगध का सम्राट अशोक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि किस अभिलेख के अनुसार मगध का सम्राट अशोक बताया गया है, तो भ्रव अभिलेख। कहाँ पर है ये, राजस्थान में है, आगे लिखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट था कि 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व क्या हुआ था, कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग का युद्ध, यानी कि 269 ईसा पूर्व राजगद्दी पर बैठे और 261 में युद्ध किया, यानी कि 8वें वर्ष में ही, राजगद्दी पर 8वें बैठते ही जो है 8वें वर्ष में इन्होंने क्या किया, कलिंग का युद्ध यानी कि बहुत ही चर्चित है। इनकी जीवन को बदलने के लिए कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट था इनकी लाइफ का। काफी हत्याएं रखी कि इन्होंने, उसमें जो है नरसंहार मचा दिया एकदम इन्होंने। और ये इनके जो है किस में मिलता है, 13वें अभी शिलालेख में मिलता है। लिखेंगे कि 13वें शिलालेख में है। पूछा जाए कि कलिंग युद्ध कौन से शिलालेख में, तो 13वें शिलालेख में। कलिंग युद्ध किसमें है, 13वें शिलालेख में है। और इसकी, कलिंग की उस समय की राजधानी क्या थी, कलिंग की राजधानी थी तोस्ती राजधानी थी। तो तोस्ती राजधानी पर ही इन्होंने क्या कर दिया था, आक्रमण किया था। और तोस्ती राजधानी के जो राजा थे वो कौन थे, वो थे जी पद्मनाथ। लिख लेंगे कि युद्ध किससे हुआ था इनका, कलिंग का पद्मनाथ से हुआ था। कौन सी नीति अपनाई, ये भी कई बार पूछता है। युद्ध में नीति, अशोक की युद्ध में नीति, ये केवल कलिंग में थी। अशोक की युद्ध नीति मेरी घोष, ये थी इनकी मेरी घोष नीति। इनकी थी मेरी घोष नीति थी, यानी कि इनकी युद्ध की नीति थी। यानी कि इनका ये था कि दुश्मन का बच्चा भी ना बच पाए, इस प्रकार से, यानी कि सबको एक तरफ से मारो। ये था ना उनका कि चाहे वो रथी है, महारथी है, सारथी है, घुड़सवार है, सबको एक तरफ से जो है हत्या कर दो।
तो ये इनकी जो है नीति रही थी। लेकिन इनका हृदय परिवर्तित रहा कब हुआ? जब जब युद्ध को इन्होंने लड़ा, पूरा लड़ा, सामने की जो इनकी जो तोस्ती की जो राजधानी थी, इनके सभी जो है छिप छिप के भाग गए, कोई नहीं बचा, और लाशें ही लाशें रही, किसी के बच्चे रोते रहे, किसी की बूढ़ी माँ रोती रही। तब इनके मन में जो है क्या हुआ कि हृदय परिवर्तन हो गया, और हृदय परिवर्तन होने से ये मतलब ये उसका पश्चाताप करने लगे। तो पश्चाताप के लिए कहते हैं ना कि हर आदमी मार्ग ढूंढता है कि भाई क्या करें, गलती हो गई। तो ये कहाँ गए? ये जाते हैं अब बौद्ध धर्म में। ठीक है, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? तो ये इन्होंने क्या किया, युद्ध नीति तो थी मेरी घोष नीति, ठीक है, और कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने एक नीति अपनाई। वो क्या नीति थी? धम्म नीति। धम्म नीति थी, यानी कि इसको बोला जाता है शांति, ये बोली जाती है शांति। ठीक है, शांति का मार्ग कह दो या शांति की नीति कह दो, कुछ भी आप अपने हिसाब से ले लेना। थी धम्म नीति किसके लिए थी? शांति के लिए। अब अशोक ने युद्ध के लिए कहते हैं कि भैया तलवार डाल दी, हथियार डाल दिए, हारे नहीं। बस एक पछताप था कि मतलब कि पृथ्वी पर हम आए हैं तो किस लिए आए हैं। ठीक है, आदमी एक लंबी सोचता है कि क्या लेके, मतलब उसके सुनिए ना कहावत है कि क्या लेके आए हो क्या लेके जाओगे। इसी टाइप से उनके मन में आया कि पृथ्वी पर एक छोटे से टुकड़े के लिए हम लड़ रहे हैं, है ना। तो उन्होंने जो है पश्चाताप था, नीति अपनाई, कौन सी? धम्म नीति अपनाई, और नीति अपनाई, शांति करी, और कहां पर गए वो? बौद्ध धर्म की प्रेरणा लेते हैं। किससे लेते हैं? अपने ही भतीजे से लेते हैं। किससे लेते हैं जी? अपने ही भतीजे से लेते हैं। कह सकते हैं कि युद्ध के बाद बौद्ध धर्म धारण की, बौद्ध धर्म अपनाए। ठीक है, बौद्ध धर्म में बता चुका हूँ कि सबसे ज्यादा लगभग 84,000 स्तूप बनवाए किसने? अशोक ने। और कहाँ पर जो है इसका प्रचार प्रसार, पूरे विश्व में प्रचार प्रसार किया, पूरे विश्व में। चीन में किसने किया था? नागार्जुन ने किया था। और यहाँ पर जो है अन्य जो देश थे वहां पर किसने किया? अशोक ने जो है इसका प्रचार किया। ठीक है, आगे देखेंगे। देखो, इनके कुछ, इनकी पत्नी लिख लो। इनकी पत्नी का नाम था, 3 पत्नी थी। पहली पत्नी का नाम था महादेवी। पहली पत्नी का नाम था महादेवी। इनसे पुत्र हुए महेंद्र, जो कहां पर गए थे? ये गए थे जी श्रीलंका। किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। दूसरी इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था कावकी। दूसरी जो पत्नी थी उनका नाम था कारू कारुवाकी। ठीक है, इनसे पुत्र था कुणाल। इनसे पुत्र था कुणाल। कुणाल ही क्या बना था? इनका उत्तराधिकारी बना था। इनका ही उत्तराधिकारी बना। इनका अशोक के बाद में जो उत्तराधिकारी बना वो कौन बना? कुणाल बना था। नहीं नहीं, कुणाल नहीं था, इनका पुत्र था तीवर। सॉरी, इनका पुत्र था तीवर। तीवर था, इनका पुत्र था तीवर। और इनकी जो तीसरी वाइफ थी वो थी पद्मावती। पद्मावती का पुत्र था कुणाल। और यही बाद में क्या बना था? उत्तराधिकारी बना। उत्तराधिकारी बना। उत्तराधिकारी बना। ठीक, महेंद्र को भेजा था इन्होंने श्रीलंका। लिख लेंगे, श्रीलंका भेजा। किसके लिए? प्रचार के लिए। किसका प्रचार? बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का प्रचार। प्रचार के लिए कहाँ भेज दिया इनको? श्रीलंका भेज दिया। अपने पुत्र को। किसने? अशोक ने। इनके कुछ प्रमुख
एक बार लो, क्या बोलते हैं, स्तंभ नहीं, इनकी देखो, घम नीति अपनाने के बाद, घम नीति अपनाने के बाद, अपनाने के बाद इन्होंने क्या शुरू कर दी, इन्होंने घम यात्राएं शुरू करी, यानी कि शांति की यात्रा शुरू करी। तो घम नीति अपनाने के बाद यात्राएं, शांति की यात्राएं, तो पहली यात्रा कहाँ की करी इन्होंने, करी भगवान बुद्ध के स्थान, मतलब जन्म स्थान की। क्या जन्म स्थान की करी, नहीं, बोध गया गए। कहाँ पर गए, बोध गया, जहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद कहाँ पर गए, कुशीनगर गए। क्रम है ये इनका, कुशीनगर, ये क्रम है कि ये अशोक जो है नीति अपनाने के बाद कहाँ कहाँ गए। नंबर 3 लुम्बिनी, यानी कि उन्हीं स्थानों पर ये गए जहां पर जो है भगवान बुद्ध गए हैं, या बौद्ध का जो है स्थान है। नंबर 4 गए ये कपिल वस्तु, कपिल वस्तु। नंबर 5 पर ये गए आपके सारनाथ, नंबर 5 पे थे सारनाथ। और नंबर 6 पे ये गए थे श्रावस्ती। यानी कि इन्होंने 6 घम यात्राएं करी, शांति की यात्राएं करी, और नंबर 6 में कहा चले गए थे ये, सारनाथ। ठीक है, आगे कंटिन्यू रखो इसमें। आगे देखो, देखिए सबसे बड़ी शिलालेख, सबसे बड़ी शिलालेख, तो सबसे बड़ी शिलालेख कौन सी है, 13वीं शिलालेख। कौन सी है, 13वीं शिलालेख है, सबसे बड़ी शिलालेख है 13वीं। किस, इसमें सबसे ज्यादा चर्चित क्या है, भगवान बुद्ध, सॉरी, अशोक सम्राट का जो हृदय परिवर्तित हुआ, किसकी नीतियों पर हुआ, घम नीति पर हुआ। और कहाँ गए ये, बौद्ध धर्म के अनुयायी बने, है ना। तो वहां पर क्या किया इन्होंने, भगवान बुद्ध के बारे में थोड़ा सा, कहाँ पर गई ये, भगवान बुद्ध के उसमें गई। सबसे बड़ी शिलालेख 13वीं शिलालेख है। गुफाओं का निर्माण, गुफाओं का निर्माण, गुफाओं का निर्माण। तो इन्होंने बनाई सुदामा गुफा, लिखेंगे सुदामा गुफा, और चौपाल, सुदामा गुफा, सुदामा गुफा और इन्होंने गुफाएं बनाई, सुदामा गुफा, सुदामा गुफा बनाई, विश्व झोपड़ी बनवाई, विश्व झोपड़ी। उसके बाद बनाई थी इन्होंने चौपाल, चौपाल, कर्ज, इनको बनाया। ये सभी किससे थी, ये मतलब जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए आज भी ये है। और इनमें जो है बौद्ध भिक्षु ठहरते हैं, विश्राम करते हैं। ये ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हैं नहीं, बिल्कुल लिख लो। अब इनके उत्तराधिकारी लिख लो, उत्तराधिकारी। देखिए उत्तराधिकारी कौन थे, मैं बताया था कि इनका उत्तराधिकारी था कुणाल। कुणाल का पुत्र था संप्रति, संप्रति, संप्रति। ठीक, और संप्रति के बाद
मतलब अलग अलग गए, जैसे शांति शकु, शांति शांति शकु, और उसके बाद गए देवर्मन और भैदर्भ। तो अंतिम लिखो, इसका अंतिम पूछ लेता है, अंतिम शासक, अंतिम शासक तो कौन थे? भ्रह, अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक इनके बृहदर्भी थे, बृहदर्भ थे। ठीक है, बृहदर्भ की जो हत्या की थी, ये अंतिम शासक थे, इसके मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहदर्भ। और बृहदर्भ की हत्या, बृहदर्भ की हत्या बृहदर्भ की हत्या उसके सेनापति ने की, उसके सेनापति ने की। उसी के जो सेनापति था ना वैदर्भ का, उसने ही किसकी की थी? हत्या की थी। और फिर इसके आगे कौन सेनापति, कौन सा इनका था? पुष्यमित्र, पुष्यमित्र सेनापति था, पुष्यमित्र शंकु। ठीक है, और इसने फिर जो है अपना ही जो है वो चला दिया, क्या बोलते हैं इसको, अपना ही जो है वंश चला दिया था। एक 185 ईसा पूर्व, अंतिम लिखा हुआ है। ठीक है, अंतिम यही थे। अब इनकी कुछ अलग बातें हैं, वो एक जब प्रश्न कराएंगे उसमें करा देंगे। तो जो मौर्य कालीन में जो